हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। और भाई आज की क्लास में हम ईएआर के जितने भी एग्जांपल है वो सारे खत्म कर देंगे और अगली क्लास से जो है वो हम स्टार्ट करेंगे ईएसआर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है ना। तो देखो अब क्या बच गया इस चैप्टर में। हमने जो है वो सारी चीजें लास्ट क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखी थी, ओजोलाइसिस। अब उसके बाद में जो है वो हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करनी है ना। और मतलब एक तरीके से एल्कीन और एल्काइन का ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो कैसे होगा, कौन से रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। और इसके अलावा पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्काइन का पार्शियल रिडक्शन। तो मोटा मोटे जो है वो ये दो टॉपिक ही बाकी है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। और पार्शियल रिडक्शन जो है वो भी तो अपने पास एक तरीके से रिडक्शन का ही पार्ट होगा, है ना। तो देखो जरा कि यहीं से हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। तो टॉपिक जो है वो अपना यही है, टॉपिक है भैया ऑक्सीडेशन। पहले हम ऑक्सीडेशन पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है। तो भैया देखो जरा कि एल्कीन और एल्काइन का ऑक्सीडेशन जो है वो कैसे होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कौन से रिएजेंट की प्रेजेंस में होगा। तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूं कि कभी भी जो ऑक्सीडेशन होता है ना वो अपने आप नहीं होगा, ना रिडक्शन अपने आप होता है। अगर कहीं कोई ऑक्सीडेशन, कहीं पर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो अपने आप नहीं होगा, जरूर वहां पर किसी ने ऑक्सीडेशन किया होगा। और जिसने ऑक्सीडेशन किया होगा वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक ऐसे ही कभी भी रिडक्शन भी अपने आप नहीं होता। अगर कहीं रिडक्शन हो रहा है तो भाई किसी ने किया होगा। किसने किया होगा, रिड्यूसिंग एजेंट ने किया होगा। तो ऑक्सीडेशन होगा तो बिना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नहीं होगा। ठीक ऐसे ही रिडक्शन अगर होगा तो बिना रिड्यूसिंग एजेंट के रिडक्शन भी नहीं होगा। तो अगर हम बात करें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, दो तरीके के होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक तो होते हैं जिनको हम बोलते हैं जी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरे होते हैं जिनको हम बोलते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहले तो हम इसी के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं जिनको हम बोलते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग। एक तो स्ट्रॉन्ग पहले लिखे या वीक पहले लिखे, चलो वीक पहले लिख लेते हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। देखो इसको हम कंपैरेटिवली स्टडी कर लेते हैं। दूसरा जो है वो अपने पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा एक चीज और कि हम यहां पर जो हमने हेडिंग लगाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, कि हमने जो एल्कीन और एल्काइन के ऑक्सीडेशन की बात हम कर रहे हैं। यार एल्केन का क्या, एल्केन का ऑक्सीडेशन कैसे होगा। तो पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं कि जनरली जो एल्केन है ना उनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। केवल वो एल्केन जिनके पास 3 डिग्री हाइड्रोजन होता है उनका ही ऑक्सीडेशन होता है KMnO4H+ की प्रेजेंस में। और एल्केन की बात हम आगे करेंगे, जब मैं आपको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताऊंगा ना तब हम एल्केन की बात डिटेल में करेंगे कि क्या ऑक्सीडेशन, क्या रिडक्शन, क्या होती है, सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे इसको, है ना। तो आप समझो जरा कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा है अपने पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक चीज देखो कि अगर हमें एल्कीन और एल्काइन का ऑक्सीडेशन करवाना है तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में केवल और केवल जो है ना पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। जबकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना वो पाई के साथ साथ सिग्मा को भी क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो हमारे पास जितने भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे अभी मैं बताऊंगा, तो एक तो है हमारे पास भैया जी एल्कीन। ठीक है। तो एल्केन का अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर यहां पर कोई WOA लिखा हुआ है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा हुआ है, तो एल्केन को तो आप कन्वर्ट करोगे, जो अपने पास एल्कीन है ना इनको तो आप कन्वर्ट करोगे भैया विसिनल डाइऑल में, विसिनल डाइऑल। ठीक है। इनमें कन्वर्ट करोगे, कहने का मतलब एडजेसेंट कार्बन पर 2 OH जोड़ देना जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक करके। ठीक। और दूसरा जो है वो अगर एल्काइन है, एल्काइन, ठीक है, अगर यहां पर एरो पर कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है तो इसको आप कन्वर्ट करोगे विसिनल डाई कार्बोनिल में। ठीक है। तो ये एक छोटा सा केस अपने पास है कि एल्कीन को तो विसिनल डाइऑल में कन्वर्ट करेंगे और एल्काइन को हम कन्वर्ट करेंगे विसिनल डाई कार्बोनिल। कौन कौन से अपने पास वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे पहला आप देखना जरा, सबसे पहला अपने पास यही है, देखो जरा कि पर एसिड और साथ में H3O+, कहने का मतलब पेरोक्सी एसिड। और एल्कीन की रिएक्शन हमने पेरोक्सी एसिड पर करवाना सीख लिए कि यार कोई भी अपने पास एल्कीन है, जैसे ये कोई एल्कीन है, ठीक है, ये है एल्कीन,
और पर एसिड यहां पर लिखा हुआ है, जैसे मान लो पर एसिटिक एसिड लिखा हुआ है, पर बेंजोइक एसिड लिखा हुआ है। सेकंड केस में यहां अगर H3O+ लिखा हुआ है तो मैंने कहा था रिएक्शन में आपको क्या करना है, विसिनल डाइऑल बनाना है। और कहां तक लेके जानी है रिएक्शन को विसिनल डाइऑल तक एंटी एडिशन के साथ। अगर मान लो यहीं पर जो है केवल H3O+ लिखा हुआ है तो केवल H3O+ के केस में रिएक्शन जो है वो कहां रुक जाएगी, एपॉक्साइड पर रुक जाएगी। तो यहां पर तो हमारे पास बनेगा क्या, विसिनल डाइऑल। अगर भैया जी आपने वो रिएक्शन वो क्लास नहीं देखी है जहां पर हमने पर एसिड का एडिशन करवाया था, ओजोलाइसिस से ठीक पहले वाली रिएक्शन में हमने करवाया है, तो आप वो रिएक्शन जो है वो एक बार जाके देख ले। तो ये हमने पढ़ लिया है, इस रिएक्शन में वास्तव में पार्शियल ऑक्सीडेशन ही होता है। जो एल्कीन है उसका पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा। इवन एल्काइन अगर आप यहां पर लेते हो सेम टू सेम यही काम होगा कि एल्काइन के केस में मान लो ये है हमारे पास कोई एल्काइन, ठीक, और वही एरो पर लिखा हुआ है मान लो पर एसिटिक एसिड, ठीक है, पर एसिटिक एसिड या कोई भी पर एसिड हो सकता है H3O+। तो एल्काइन से मैंने क्या कहा है, क्या बनेगा, विसिनल डाइकार्बोनिल बनेगा। आजू बाजू वाले कार्बन पर क्या कर दो, 2 CO ग्रुप लगा दो, ये बन गया विसिनल डाइकार्बोनिल। क्लियर है बात। तो ये तो है अपने पास वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहला वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पर एसिड। हमें बार बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम पहले ही इसको डिस्कस कर चुके हैं। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो पहला तो हो गया। दूसरा देखो, इवन जो हमने देखो यहां पर बन क्या रहा है, विसिनल डाइऑल बन रहा है ना। तो विसिनल डाइऑल बन रहा है, तो जितने भी ऐसी रिएक्शन पहले हमने देखी जिनमें विसिनल डाइऑल बनता है वो सारी वास्तव में वीक ऑक्सीडाइजिंग या वीकली ऑक्सीडेशन की ही रिएक्शंस है। जैसे एक तो ये हो गई पर एसिड वाली, दूसरी कौन सी थी, केमनोफोर वाली, बेयर रिएजेंट। तो भाई मेरे कि जो बेयर रिएजेंट होता है वो भी क्या होता है, वो भी एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है। ठीक है, जैसे भाई देखो कि भैया हमारे पास कंडीशन ऐसी है, दूसरा सेकंड बेयर रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट है ना, और तीसरा जो है वो इसी के जैसा जो हमने पढ़ा था OSO4 और साथ में NaHSO3। भैया ये सारे के सारे जो है क्या होते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होते हैं। और ये सारे क्या करेंगे, तो वही काम जो अभी पर एसिड के केस में हुआ था, है ना, कि कोई भी एल्कीन है, बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि दोनों OH जो वो एक ही डायरेक्शन में जुड़ेंगे। ये एल्कीन है और यहाँ पर लिखा है बेयर रिएजेंट। क्या होता है बेयर रिएजेंट, तो कोल्ड डाइल्यूट केमनोफोर, कोल्ड है, डाइल्यूट है ना, और केमनोफोर है, और भैया बेसिक मीडियम है, इसी को बेयर रिएजेंट बोलते हैं। तो सारे बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक करो, और पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, वही विसिनल डाइऑल। बस एडिशन कैसा हो जाएगा, यहाँ सिन एडिशन हो जाएगा, इतना ही डिफरेंस है। यहाँ चेक करते हैं तो यहाँ पर भी एल्कीन, ठीक है, और वही सबसे पहले लिखा हुआ मिलेगा आपको OSO4, और सेकंड स्टेप में आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा NaHSO3। तो सेम टू सेम वही प्रोडक्ट बनाना है जो हमने ऊपर बनाया था। और अगर मान लो यहीं पर कहीं पर एल्काइन आ जाए तो एल्काइन भी जो सेम टू सेम वैसे ही रिएक्शन करेंगे जब से अभी पर एसिड के साथ हुआ था। तो यही रिएक्शन है और विसिनल डाइकार्बोनिल बना दो, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये एल्काइन है, सेम विसिनल डाइकार्बोनिल। ये लो जी, ये तो हो गए सारे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो है अपने पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। अब देखो जरा कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको देखने को मिलेगा भैया जी KMnO4H+, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक। फिर दूसरा जो है वो KMnO4OH-, KMnO4OH-, और साथ में अगर हीट दिया हुआ है, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। कहने का मतलब देखो बेयर रिएजेंट तो कोल्ड डाइल्यूट KMnO4OH-, और ये तो होता है वीक। लेकिन अगर कोल्ड की जगह आपने हीट कर दिया, इसको बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, तो गर्म करने पर भैया यहां पर जो है ना पाई बॉन्ड तो ब्रेक होगा ही होगा, पाई बॉन्ड के साथ साथ सिग्मा बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। पहले मैं सारी चीजें बता देता हूं आपको, फिर हम इस पर जो है एग्जांपल देखेंगे। तो यहीं पर KMnO4OH- और हीट, कई बार जो है हीट नहीं लिखा हुआ आता है, तो अगर हीट नहीं लिखा हुआ आए तो फिर हम क्या करें, फिर उसको बेयर रिएजेंट माने, स्ट्रॉन्ग माने कि वीक माने। तो भैया ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करना आपको, फिर ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि अगर ऑप्शन में आपको विसिनल डाइऑल दिया हुआ है मान लो,
और इधर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये बेयर रिएजेंट है। ऑप्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है और इधर विसिनल डाइऑल दिया हुआ है ना, या कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, विसिनल डाइऑल नहीं दिया हुआ है, तो फिर जो है वो हमें क्या मानना पड़ेगा, इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानना पड़ेगा। अगर दोनों ऑप्शन हो, भैया एक चीज मैं बता देता हूं, अगर दोनों ऑप्शन हो और यहां पर केवल इतना लिखा है KMnO4OH-, तो फिर जो है आप इसको स्ट्रॉन्ग ही ट्रीट करोगे, ठीक है ना। अभी देखो जरा कि तीसरा जो है वो अपने पास है जी K2Cr2O7H+, ठीक है, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है K2Cr2O7। और चौथा है अपने पास कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है, और एक और है अपने पास जो Cr2O3, ठीक है, Cr2O3 नहीं, CrO3H+, ना, एक ये है। ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये सारे क्या करेंगे, इनका काम क्या है, तो बहुत ही सिंपल सा काम है भैया। देखो जरा कि कोई भी एल्कीन है ना, तो एल्कीन है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इनमें से कोई एक आ गया तो सिंपल सा काम, जैसा आपने ओजोलाइसिस में किया था ठीक वही काम करना है। यहां पर इस बॉन्ड को क्या कर दो, ब्रेक कर दो, ठीक है, और इस बॉन्ड को अगर ब्रेक कर दिया तो इधर ऑक्सीजन लगा दो, इधर ऑक्सीजन लगा दो, या तो बनेगा भैया जी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, या तो बनेगा क्या, कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड में भी भैया जी बनेगा कीटोन, तो या तो कीटोन पर रोक दो रिएक्शन को, क्योंकि एल्डिहाइड तो बनेगा नहीं, क्योंकि एल्डिहाइड का तो फर्दर क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो रिएक्शन में अगर कहीं पर मान लो बॉन्ड तोड़ रहे हो, एल्डिहाइड बन रहा है, तो एल्डिहाइड को तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलोगे ही बदलोगे। लेकिन अगर एल्डिहाइड नहीं बन रहा है, कीटोन बन रहा है, तो रिएक्शन कीटोन पर रोक दो, ठीक है। और दूसरा जो है वो या तो बनेगा क्या, कीटोन, या फिर यहां पर बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सिंपल सा काम है। और यहां पर देखो जरा कि अगर कहीं पर विसिनल डाइकार्बोनिल बन रहा है और इधर मान लो एल्डिहाइड आ रहा है, तो एल्डिहाइड आगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। फिर एल्काइन के साथ क्या करना है, तो मैंने कहा ना यहां पर सिग्मा और पाइड दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो एल्काइन के साथ, एल्काइन का जब ऑक्सीडेशन करोगे ना, तो जितने भी बॉन्ड है सारे पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। और दोनों तरफ के जो भी कार्बन है इनको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना, तो यहां पर मिलेगा आपको COOH, बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास जो वो छोटा सा एक कंसेप्ट है किसका, ऑक्सीडेशन का। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग वाले जो है वो अक्सर आपको कहीं ना कहीं लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा देखना, आगे बढ़ते हैं, इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम्पल वगैरह हमें देखने हैं, तो देखो जरा, हाँ जी, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई एल्कीन है, CH3CH डबल बॉन्ड और ये CH2, ठीक है, ये कोई एल्कीन है। अब यार इस एल्कीन का आपने ऑक्सीडेशन करवाया, सबसे पहले तो यहां पर है KMnO4, ठीक है, और OH- कोल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, एक जो वो ऐसा ही है KMnO4 और OH- और साथ में हीट लिखा हुआ है। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि ये वाला तो है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये वाला कैसा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो यहां देखना जरा कि बहुत ही सिंपल सा काम है भैया, KMnO4 ये तो क्या है, बेयर रिएजेंट है, बेयर्स रिएजेंट। तो बेयर रिएजेंट के केस में तो क्या बनाओगे, विसिनल डाइऑल बनाओगे। ये लो जी हमने बना दिया यहां पर विसिनल डाइऑल, ठीक है, विसिनल डाइऑल। और भैया अगर यहां पर KMnO4OH-, इवन KMnO4OH- हीट ही नहीं, साथ में जो है वो ये भी लिखा हुआ मिल सकता, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4H+, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर लिखा हुआ है, तो सिंपल सा काम है कि भैया इस बॉन्ड को ब्रेक करो, चेक करो क्या क्या बनेगा। तो भैया ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों तरफ लगाया, इधर CH3CHO एल्डिहाइड बन रहा है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में रिएक्शन एल्डिहाइड पर नहीं रुकती है। मैं आपको इसका तरीका भी बताऊंगा आगे कि रिएक्शन को एल्डिहाइड पर रोकने के लिए आपको कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है, ये हम आगे पढ़ेंगे कार्बोनिल में, ठीक है। तो यहां देखो जरा कि क्या बनेगा, तो CH3
ये जो एल्डिहाइड है ना, ये आगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और फिर एक कार्बन का एल्डिहाइड है, एक कार्बन का एल्डिहाइड, तो पहले तो ये एसिड में कन्वर्ट होगा, एसिड से क्या बनेगा, CO2 और वाटर। तो यहां पर बनेगा भैया जी CO2 और वाटर। ये सिंपल सा काम है, बहुत ही आसान सा काम है। जैसे आपको मान लो मैंने ये कोई एल्कीन दे दी, ये है CH3 और ये है CH3, ठीक है। वही एक तो मान लो यहां पर लिखा हुआ है बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट। एक जो है वो यहां पर लिखा हुआ है जी KMnO4H+, ठीक है, ये केस है। तो यहां देखो क्या होगा कि बॉन्ड को ब्रेक किया, तो एक तरफ तो यहां पर तो क्या बनेगा, जैसे CH3 CH और ये डबल बॉन्ड O, कहने का मतलब एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड पर नहीं रोकनी, आगे कहां तक जाना है रिएक्शन को, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो यहां तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है ना। दूसरी तरफ देखो यहां पर क्या बनेगा, CH3COCH3 यानी कि कीटोन बनेगा। और कीटोन का फर्दर हमें आगे ऑक्सीडेशन नहीं करवाना है, कीटोन का नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। फिर यहां पर देखो बेयर रिएजेंट लिखा है, तो सिंपल सा काम, बेयर रिएजेंट से तो क्या बनता है, विसिनल डाइऑल बनता है। तो CH, यह आएगा OH, यहां आएगा OH, यह आएगा CH3 और ये CH3, विसिनल डाइऑल, है ना। यही काम करवाना है भैया। कोई भी अपने पास कैसी भी एल्कीन आ जाए, जैसे मान लो ये एल्कीन है और यहां पर जो है वो लिखा हुआ है KMnO4, है ना। एक दो एग्जांपल में लिख रहा हूं, KMnO4 है, H+ है, ठीक है। इवन कितने भी पाई बॉन्ड आ जाए, सारे पाई बॉन्ड क्या कर देने हैं, ब्रेक कर देने हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना है, KMnO4H+, ठीक है। अब KMnO4H+ की जगह कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। यहां देखो जरा कि बॉन्ड को ब्रेक करो और दोनों तरफ जो है वो आपको क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों तरफ बनेगा COOH और ये आया COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। यहां चेक करते हैं, दोनों बॉन्ड ब्रेक करो, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो दो मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के, मेलोनिक एसिड हो गया ना ये, ठीक है ना। और फिर यहां पर चेक करो, ये बॉन्ड को ब्रेक करो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इधर तो बनेगा क्या, कीटोन, जबकि इधर क्या बनेगा, एल्डिहाइड। तो एक तो ये वाला मॉलिक्यूल मिला है ना, और ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहां आ जाएगा CO और ये OH, ये कंडीशन आएगी, ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये तो है एल्कीन का ऑक्सीडेशन। अब एल्काइन में भी हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, देखना जरा। हाँ जी, देखो एल्काइन का एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो RC ट्रिपल बॉन्ड C और ये R, ये कंडीशन है। अगर मान लो पहला तो यहां पर लिखा है बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। और सेकंड पर यहां आपको जो है मान लो लिखा है KMnO4H+। वही बात, बेयर रिएजेंट तो कैसा होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और KMnO4H+ कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहां पर रिएक्शन होगी वीक के केस में, क्या बनेगा, विसिनल डाइकार्बोनिल, सेम टू सेम वही जो ओजोलाइसिस में हमारे पास बनाता, रिडक्टिव ओजोलाइसिस में बनाता, तो विसिनल डाइकार्बोनिल बनेगा। ये है विसिनल डाइकार्बोनिल। और अगर मान लो यहीं पर जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो दोनों तरफ के बॉन्ड ब्रेक कर दो, जितने भी पाई बॉन्ड है ना, सारे पाई बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। और ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो दोनों तरफ हम दो मॉलिक्यूल मिलाएंगे, किसके, RCOOH के, दो मॉलिक्यूल बनेंगे किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। जैसे मान लो कि ये कोई एल्काइन है अपने पास, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3, यहाँ पर जो है वो आपने दे रखा है KMnO4H+, ठीक है। सिंपल सा काम, बॉन्ड को ब्रेक करो और दोनों तरफ जो है वो क्या कर दो, जिस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक किया ना, तो उन दोनों कार्बन को, जहां ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, जो दोनों ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, उनको COOH ग्रुप में कन्वर्ट करना है। ये सिंपल सा काम है। लेकिन अगर मान लो यहीं पर हमारे पास कोई टर्मिनल एल्काइन आ जाए और यहां पर एक तो हमें मान लो यहां पर क्या करवाना है, बेयर्स रिएजेंट यानी कि वीकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है, और दूसरा KMnO4H+ दे रखा है, तो अब क्या करोगे, तो सिंपल सा काम है, यहां पर RCOOH ये बनेगा,
है ना। लेकिन भाई क्योंकि ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो यहाँ पर विसिनल डाइकार्बोनिल तो बनेगा, लेकिन यहाँ रिएक्शन नहीं रुकेगी। जो टर्मिनल कार्बन होगा वो किसमें बदल जाएगा, वो बदल जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये वाला अल्फा कीटो एसिड बनेगा अपने पास, इसको हम बोलते हैं अल्फा कीटो एसिड, क्योंकि अल्फा कार्बन पर CO ग्रुप है। दूसरी तरफ अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे रखा है तब तो सिंपल सा काम है, इसको बॉन्ड को ब्रेक करो। इधर भी जो है COOH बनाओगे, इधर भी COOH बनाओगे, तो एक तो बनेगा RCOOH, और दूसरी वाली तरफ देखो एक कार्बन का एसिड और एक कार्बन का एसिड बोले तो फॉर्मिक एसिड। रिएक्शन फॉर्मिक एसिड पर कभी भी नहीं रुकती है, रिएक्शन आगे चली जाती है। तो यहां पर जो किसमें, CO2 और वाटर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये लो जी, ये केस है, ठीक है। तो ये सिंपल सा काम है हमारे पास ऑक्सीडेशन का। तो हमने एल्काइन और एल्कीन दोनों का ऑक्सीडेशन हमने देख लिया कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन कैसे चलेगी, क्या होगा। ये जितने भी हम ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट देखते हैं ना, आपको इनकी मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्टली ध्यान में रखने पड़ती है। अब कि भाई KMnO4 की क्या मैकेनिज्म होगी, ऑक्सीडेशन, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली याद रखना, डायरेक्टली ध्यान में रखना। मैकेनिज्म की जहां जरूरत होगी वहां पर बताएंगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन मैकेनिज्म सोल्व होगा। इनमें कोई मैकेनिज्म जो है मैकेनिज्म होती है हालांकि, लेकिन वो जरूरत नहीं पड़ती है आपको मैकेनिज्म की। आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है कि KMnO4H+ क्या काम करता है, बेयर रिएजेंट क्या काम करता है, पर एसिड क्या काम करता है, उसमें टेट्राऑक्साइड क्या काम करता है, CrO3H+ के, ये सारे ध्यान में ही रखने पड़ेंगे। आगे भी जो है वो हम बहुत सारे ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ेंगे जिनमें आपको ध्यान में रखना है कि कौन क्या करता है, ठीक है। तो आई होप मेरी बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो ये तो हुआ भैया जी एक पोर्शन, EAR के सारे एग्जांपल हमने देख लिए अब तक, EAR जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब भैया इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, वो है हाइड्रोजिनेशन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोजिनेशन बोल दो या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन बोल दो या रिडक्शन का पॉइंट है। हाइड्रोजिनेशन क्या है, एक रिडक्शन की तो रिएक्शन है। तो यहां से देखना कि हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोजिनेशन। तो भैया देखो ऑक्सीडेशन के बाद में अगला जो पॉइंट है वो है अपने पास रिडक्शन का। वैसे तो रिडक्शन जो है वो हम बहुत सारे अलग अलग रिएजेंट से करवा सकते हैं, लेकिन भैया देखो हमें एल्कीन और एल्काइन के रिडक्शन की बात करनी है। तो एल्कीन और एल्काइन का रिडक्शन करने का मतलब है आपको जितने भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है ना, वो सारे ब्रेक करके उनको किस में कन्वर्ट करना है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। कहने का मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना है ना। तो अब ये काम कैसे होगा, तो ये काम होता है भैया जी हाइड्रोजिनेशन से। तो रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजिनेशन, या फिर बोल दो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो रिएक्शन इज हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। देखो जी भैया बहुत ही आसान सा काम है। क्या रिएक्शन है हाइड्रोजिनेशन या कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन? ये हमारे पास रिएक्शन ऐसी है कि जैसे कोई भी एल्कीन है, ठीक है, एल्कीन है, रिएक्शन आपको हाइड्रोजन के साथ करवानी है। निकिल या फिर प्लेटिनम या फिर पैलेडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, जो ट्रांजिशन मेटल है इनमें से किसी एक की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। आपको एरो पर इन तीनों में से कोई भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो रिएक्शन जब होगी, क्योंकि ये कैटलिस्ट है इसलिए इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन का नाम हो गया। सिंपल सा काम कि जितने भी पाई बॉन्ड है ना, सारे पाई बॉन्ड क्या कर दो, ब्रेक कर दो। तो हमने ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया और दोनों पर जो वो एक एक क्या कर दो, हाइड्रोजन ऐड कर दो। ये लो जी, हमने दोनों तरफ हाइड्रोजन क्या कर दिए, ऐड कर दिए। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन या फिर हाइड्रोजिनेशन। रिएक्शन बहुत ही आसान सा है ना, आसान सी रिएक्शन है। अब देखना कि ये रिएक्शन जो है ना, इसमें साथ में आपको यहां पर जो है वो इसके लिए जो डेल्टा H है रिएक्शन का, डेल्टा H ये होता है भैया नेगेटिव, ठीक है। डेल्टा H कैसा होगा, नेगेटिव। कहने का मतलब इस रिएक्शन में हीट क्या होती है, रिलीज होती है। जितनी भी हीट इस रिएक्शन में रिलीज हो रही है, इसी हीट को हम बोलते हैं भैया हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बोल दो या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन बोल दो। टेक्निकली एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन बोलना ज्यादा ठीक रहता है, और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन भी आप बोल सकते हो। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में बात हम जीओसी में कर चुके हैं कि किस तरीके से एल्कीन के लिए, अलग अलग एल्कीन के लिए हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कंपेयर कर सकते हैं। ये बात हम पहले कर चुके हैं। फिर देखना जरा कि अगर मान लो यहीं पर ये तो है एल्कीन, है ना, और यहीं पर अपने पास मान लो एल्काइन है। तो एल्काइन के केस में आपको कितने पाई बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे, यहां पर कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। और 2 पाई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको 2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। वो सेम निकिल प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी
और जितने भी पाई बॉन्ड है, केवल पाई बॉन्ड ब्रेक करने हैं, सारे पाई बॉन्ड हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, रिएक्शन होगी वही। अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, अनसेचुरेटेड कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो गया, सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। भैया जी ये जो दोनों की दोनों रिएक्शन है ना, इनको हम बोलते हैं सेबेटियर सेंड्रेंस रिएक्शन। सेंट्रेंस रिएक्शन, तो नाम भी ध्यान में रखना है, सेबेटियर सेंट्रेंस। कई बार पूछ लेगा कि भैया सेबेटियर सेंट्रेंस रिएक्शन कौन सी होती है, तो ध्यान रखना जो हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन है ना, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो होता है, यही क्या है, सेबेटियर सेंट्रेंस रिएक्शन है। फिर आप ये देखो कि यार इसके मैकेनिज्म क्या, आखिर रिएक्शन कैसे हुई। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि यार ऑक्सीडेशन और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनकी मैकेनिज्म हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक ऐसे ही एक चीज मैं बता देता हूं कि कहीं अगर रिड्यूसिंग एजेंट है, जैसे यहां पर ये रिडक्शन की रिएक्शन है, हालांकि वैसे इसकी मैकेनिज्म जो है वो डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन भैया फिर भी आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये रिएक्शन जो है ना, ये एक तरीके से जो है बेस्ट होती है हेट्रोजिनस कैटालिसिस पर। अब यार ये क्या होता है, तो देखो कि जो आपके सरफेस केमिस्ट्री वाला पोर्शन है ना, जो सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर है, उसमें दे रखा है हेट्रोजिनस कैटालिसिस, और उसमें इसकी मैकेनिज्म दी है। तो इसकी मैकेनिज्म एनसीईआरटी में आपको कहां मिलेगी, 12th क्लास की जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है उनमें सरफेस केमिस्ट्री, उनमें एड्सॉर्प्शन का जो टॉपिक दे रखा है ना, उसमें एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, वहां पर जो है वो आपको हेट्रोजिनस कैटालिसिस यानी इस रिएक्शन की मैकेनिज्म दे रखी है। उसमें टोटल 5 स्टेप थे कि सबसे पहले जो रिएक्टेंट का कैटलिस्ट के सरफेस पर डिफ्यूजन होता है, फिर उनका एड्सॉर्प्शन होता है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, फिर वापस से रिमूव, इस ऐसे करके 4-5 स्टेप दे रखे हैं। अब यार जो अपने पास सरफेस केमिस्ट्री आप कहोगे कि सर वो तो हट गया, बिल्कुल भैया हट गया है सरफेस केमिस्ट्री, लेकिन मैंने जो है एक डिटेल वीडियो बनाया था नीट के सिलेबस के बारे में, तो वहां पर भी मैंने बताया था कि वास्तव में सरफेस केमिस्ट्री जो है पूरी तरह से नहीं हटा है। सरफेस के कुछ एक पॉइंट जो है वो अभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना, जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया, जैसे अब यहां पर एड्सॉर्प्शन का कंसेप्ट काम में आ रहा है, ये रिएक्शन तो है ना, और ये रिएक्शन किस पर बेस्ड है, ये भैया कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन जो है ना, वो अपने पास हेट्रोजिनस कैटालिसिस पर बेस्ड है, और वो जो है वो एड्सॉर्प्शन की थ्योरी पर बेस्ड है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि दिस रिएक्शन इज बेस्ड ऑन the theory of catalytic theory of heterogeneous catalysis, ठीक है, which is based on the theory of adsorption, ठीक है। तो भैया ये एक तरीके से हेट्रोजिनस कैटालिसिस बेस्ड है, और जो है वो थ्योरी ऑफ एड्सॉर्प्शन पर बेस्ड है। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। यही क्या है भैया, सेबेटियर सेंट्रेंस रिएक्शन है। बस खाली आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, बाकी जो है मैकेनिज्म कैसे हुई कैसे नहीं हुई इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब देखना कि यार लेना देना हमें जिस चीज से है ना, वो है रिएक्टिविटी। कि भाई इस हाइड्रोजनेशन के लिए कौन सी एल्कीन कम रिएक्टिव होगी, और हाइड्रोजनेशन के लिए कौन सी एल्कीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगी, है ना, हमें ये चीज देखनी है। तो समझो भैया जी इसमें बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आप अगर है ना इसकी मैकेनिज्म देखना चाहो तो मैं एक बार आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको देखनी चाहिए मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि मैकेनिज्म से जो है वो आपको ये आइडिया मिलेगा कि ये रिएक्शन में जो दोनों हाइड्रोजन ऐड होते हैं, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक हाइड्रोजन इस पर एक हाइड्रोजन इस वाले पर, तो दोनों तरफ जो हाइड्रोजन ऐड होंगे ना, वो हाइड्रोजन का जो है वो सिन एडिशन होता है ना। तो ये मैकेनिज्म से पता चलेगा, और बाकी जो यहां पर आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर डिटेल में देखना चाहते हो तो मैकेनिज्म मैं तो डायरेक्टली लिखवा रहा हूं यहां से कि यहां पर हाइड्रोजन का सिन एडिशन होता है, ठीक है। तो ये मैं लिखूंगा कि सिन एडिशन ऑफ बोथ हाइड्रोजन विल अकर्स, ठीक है। तो दोनों की दोनों हाइड्रोजन का जो है एडिशन कैसा होगा, सिन एडिशन होगा। क्लियर है बात? फिर देखो जी अगला जो पॉइंट है अपने पास वो है भैया रिएक्टिविटी।
रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन फॉर कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन के लिए जो एल्कीन है ना, उसकी रिएक्टिविटी हम कैसे पता करते हैं, तो ध्यान रखना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1 स्टेरिक हिंड्रेंस के, स्टेरिक हिंड्रेंस के। कि यार हमारी एल्कीन पर जितनी ज्यादा डबल बॉन्ड जितना ज्यादा हिंडर्ड होगा ना, वहां उसकी रिएक्टिविटी, उस एल्कीन की रिएक्टिविटी जो है ना हाइड्रोजनेशन या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के लिए उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, तो वही बात है कि भाई यहां पर एड्जॉर्प्शन का कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि एड्जॉर्प्शन में दिक्कत आती है कि अगर डबल बॉन्ड जो है वो क्या है, घिरा हुआ है, चारों तरफ से हिंडर्ड है, वहां कैटलिस्ट के सरफेस पर उसका अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रिएक्शन में उस एल्कीन की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यूं देखो जरा कि जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है एक तो एथीन है, एक मान लो प्रोपीन है, एक जो है वो हमारे पास ये कोई एल्कीन है मान लो, है ना, एक जो है वो अपने पास ये एल्कीन हो गई, एक ही एल्कीन हो गई, ठीक है, ये 4-5 एल्कीन है। अब यार इनमें जो है वो आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, रिएक्टिविटी फॉर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, रिएक्टिविटी, ठीक है। तो आप देखो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी। क्यों? क्योंकि लेस हिंडर्ड है। कि अगर आप देखोगे इधर से इधर जा रहा हूं तो स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस ये क्या हो रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस लगातार डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है ना। और स्टेरिक हिंड्रेंस अगर कम हो रहा है तो हम बोलेंगे ओहो नॉट डिक्रीजिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस इज इंक्रीजिंग। तो स्टेरिक हिंड्रेंस लगातार इंक्रीज हो रहा है, और स्टेरिक हिंड्रेंस लगातार इंक्रीज होगा तो हम ये बोलेंगे कि ये ऑर्डर आएगा भैया, ये ऑर्डर आएगा, है ना, कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में ये वाली एल्कीन जो है सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगी, ये वाली एल्कीन सबसे लिस्ट रिएक्टिव होगी। अगर मान लो मैं कंपैरिजन करूं कि एक तो मेरे पास सिस एल्कीन है, एक मेरे पास ट्रांस एल्कीन है। अब यार इनमें हम कैसे चेक करें, सिस और ट्रांस में रिएक्टिविटी कैसे चेक करेंगे, तो सिस और ट्रांस में रिएक्टिविटी चेक करने का तरीका वही कि भाई मोर स्टेबल सबस्ट्रेट विल बी लेस रिएक्टिव, लेस स्टेबल सबस्ट्रेट विल बी मोर रिएक्टिव। तो यहां पर ये वाला जो है वो क्या है, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल। सबस्ट्रेट अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्टिविटी कम होगी, मोर रिएक्टिव, मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो ये वाला जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि कम स्टेबल होता है। सिस और ट्रांस में से ज्यादा स्टेबल कौन होता है, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। तो अगर ट्रांस ज्यादा स्टेबल है रिएक्टिविटी कम हो गई, सिस कम स्टेबल है रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई। एक चीज और कि भाई स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। कि अगर बीच में कोई इंटरमीडिएट बनता है तो वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन रिएक्टिविटी सबस्ट्रेट की स्टेबिलिटी के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सबस्ट्रेट अगर ज्यादा स्टेबल होगा ना तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई होप मेरी बात आपकी अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्लियर है बात? फिर देखना कि ये रिएक्टिविटी भी हम चेक कर ही लेंगे, कोई समस्या नहीं, बहुत ही आसान सा काम है रिएक्टिविटी देखने का, है ना। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि यार एक तो हमारे पास ये एल्कीन है मान लो, एक हमारे पास ये एल्कीन है, और एक हमारे पास ये वाली एल्कीन हो गई, है ना, एक हमारे पास मान लो ये वाली एल्कीन हो गई, ठीक है, और एक ये एल्कीन हो गई। अब यार इनमें जो है वो हमें हाइड्रोजनेशन या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर चेक करना है। जितना ज्यादा हिंडर्ड डबल बॉन्ड होगा ना, डबल बॉन्ड के आसपास जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, हम ये बोलेंगे उस एल्कीन की रिएक्टिविटी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के लिए उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी होगी, ये होगी। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्लियर है बात? यहां से कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेता है, जैसे एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसको मैं लिख देता हूं, है ना। जैसे ये क्वेश्चन है भैया जी कि हाइड्रोजनेशन करवाना है निकेल की प्रेजेंस में, लेकिन शर्त यह है कि हाइड्रोजन जो है वो एक ही इक्विवेलेंट है, और यहां पर प्रोडक्ट पूछा है। अब आप बताओ कि यार दो डबल बॉन्ड है। देखो पहली बात तो अगर मान लो हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन एक्सेस में दे रखा है, जैसे अभी एग्जांपल समझेंगे हम, हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन अगर एक्सेस में है तो जितने भी पाई बॉन्ड है ना, सारे पाई बॉन्ड हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, सारे पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, है ना। लेकिन भैया यहां हाइड्रोजन जो है ना वो केवल कितना है, एक ही इक्विवेलेंट है, और हाइड्रोजन क्योंकि एक ही इक्विवेलेंट है तो एक ही इक्विवेलेंट हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी। अब कौन से वाले डबल बॉन्ड पर रिएक्शन होगी, तो सीधी सी बात कि भैया जो हाइड्रोजन, जो डबल बॉन्ड, जो पाई बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होगा वहां रिएक्शन होगी। और मुझे तुम बताओगे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, भैया दिस इज मोर रिएक्टिव। ये क्या होगा, ये ज्यादा रिएक्टिव है, और ये क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो इसका मतलब हाइड्रोजनेशन हमारा इसी बॉन्ड पर होगा।
इस पर हाइड्रोजनेशन नहीं होगा। तो हम बोलेंगे कि यहां जब रिएक्शन होगी ना तो प्रोडक्ट जो है वो ये वाला बनेगा कि ये वाला डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा और यहां नीचे की तरफ जो है वो क्या आ जाएगा अपने पास, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर है बात? ये एक तरीके से जो है वो अपने पास कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एल्कीन के लिए। अच्छा एक चीज और, क्या यार एल्कीन और एल्काइन में से कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के लिए ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? सोचो जरा, कि एक तो हमारे पास है एल्कीन मान लो, एक है जी एल्काइन। अब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन वही, तो इसके लिए यार ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? चेक करते हैं, देखना जरा ध्यान से। हाँ जी, कि भैया ऐसा है, एल्कीन है एक तरफ, तो एक तरफ है एल्काइन। ठीक है, एल्कीन में कार्बन और कार्बन पर क्या होगा, ऐसे डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, और यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ये वाला sp हाइब्रिडाइज है, दोनों के दोनों कार्बन, जबकि यहां पर ये है sp2 हाइब्रिडाइज। अब भैया एल्कीन है तो यहां पर कोई ना कोई ग्रुप होगा, है ना, यहां पर कोई ना कोई ग्रुप होगा, यहां पर भी कोई ना कोई ग्रुप होगा। तो भैया सीधा सा काम है कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन जो है ना, ये यहां पर स्टेरिक इंटरेस्ट क्या होता है, लेस, कम होता है, लेस हिंडर्ड, लेस हिंडर्ड। ठीक है, जबकि ये वाले दोनों कार्बन क्या होते हैं, मोर हिंडर्ड होते हैं। ठीक है, तो ज्यादा स्टेरिक इंटरेस्ट होने की वजह से ये वाला क्या हो जाएगा, कम रिएक्टिव हो जाएगा। एल्काइन विल बी मोर रिएक्टिव, है ना, रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी फॉर हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। अब यार देखो, हम जो है वो EAR रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ये EAR मैकेनिज्म नहीं है। EAR के तो एग्जांपल देख लिए। अब हम एल्कीन और एल्काइन की कुछ अलग रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म चेंज हो सकती है। जबकि यहीं पर मैंने जो है वो रिएक्टिविटी फॉर EAR, रिएक्टिविटी फॉर EAR कि यार एल्कीन और एल्काइन में EAR के लिए कौन ज्यादा रिएक्टिव था, तो यहीं पर मैंने कहा था कि एल्कीन इज मोर रिएक्टिव देन एल्काइन फॉर EAR। EAR के लिए ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगा। जबकि हाइड्रोजनेशन के लिए ज्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव है। यहां एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, यहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, इसलिए जो है वो एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है। यहां पर एल्काइन ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हमें क्या चेक करना होता है, हमें स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करना होता है। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। सारी बातें हमने कर ली, कुछ एक एग्जाम्पल हमें जरूर देखने पड़ेंगे, और एग्जाम्पल जो है वो देखते हैं। देखो इंपॉर्टेंट भी एग्जाम्पल, हाँ जी, देखो कि हमारे पास कंडीशन ऐसी है, देखो अगर आपको जो है ना यहां पर हाइड्रोजन मेंशन नहीं है कि हाइड्रोजन जो है वो एक इक्विवेलेंट है, दो इक्विवेलेंट है या एक्सेस में है, तो अगर मेंशन नहीं है तो आप तो क्या मानोगे, एक्सेस में ही मानोगे। ठीक है ना, और इसको जो है वो एक्सेस में मान के बाद में ही आगे इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, जैसे ऐसा लिख के दे दिया हाइड्रोजन और साथ में Ni। ठीक है, आपको इनमें प्रोडक्ट बताने हैं। जैसे अगर मान लो यहां पर आपने बेंजीन भी ले लिया तो भी इसका हाइड्रोजनेशन जो है वो हो जाता है। ठीक है, कोई भी कंपाउंड, कोई भी एल्कीन और एल्काइन हो सकता है, जैसे एल्काइन भी हो सकता है ना, या आपने हाइड्रोजनेशन इसका करवा दिया एल्काइन का। ठीक है, जैसे हाँ जी भाई, देखो क्या बहुत ही आसान सा काम है ना। एक आपको एक एग्जांपल और दे देते हैं, है ना। देखो कि भैया यहां पर जो क्या करोगे, पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे। सिंपल सा काम यही है, जितने भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है सारे ब्रेक कर दो। यहां पर बनेगा ब्यूटेन, यहां पर बनेगा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यहां चेक करते हैं तो यहां पर बेंजीन से क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, कि सारे पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे।
यहाँ 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन से क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा, सारे बॉन्ड टूट जाएंगे। भैया यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये कैसा है, ऑलरेडी सेचुरेटेड है, साइक्लिक है, कोई मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन यहाँ रिएक्शन होगी, साइक्लोप्रोपेन है ना, साइक्लोप्रोपेन, भैया ये अनसेचुरेटेड की तरह काम करता है। साइक्लोप्रोपेन जो है ना, इसमें क्या होता है, सबसे छोटी रिंग है यार, 3 मेंबर की रिंग है, बहुत छोटी रिंग है। तो होगा ये कि ये रिंग में स्ट्रेन ज्यादा होने के कारण ये टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो ये जो हो साइक्लोप्रोपेन जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपेन में। तो केवल साइक्लोप्रोपेन ही अपने पास साइक्लिक एल्केन है जिसका हाइड्रोजनेशन हो सकता है। और क्यों होता है, ड्यू टू मोर स्ट्रेन, ठीक है ना, इसमें एंगल स्ट्रेन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो दिस इज ड्यू टू मोर एंगल स्ट्रेन, ठीक है। फिर देखो यहां पर भी सिंपल सा काम है कि सारे बॉन्ड आप क्या कर दो, ब्रेक कर दो। डबल बॉन्ड भी जो है वो पाई बॉन्ड भी इस सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरी तरफ ये भी जो है वो एक तरीके से सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट हाइड्रोजनेशन का। अब यहां से कई बार जो अलग तरीके का क्वेश्चन दे देता है, देखना जरा, कि मैंने कहा ना अभी आपको कि यहां सिन एडिशन होता है, तो एडिशन से भी क्वेश्चन दे सकता है। हाँ जी, कि भाई बात ऐसी है, जैसे हमारे पास है कोई सिस एल्किन CH3, C डबल बॉन्ड, और ये CH3, ये H, ये H, ये है सिस, ठीक है। और इसका हाइड्रोजनेशन करवाना है हमें, है ना, हाइड्रोजन और ये निकल की प्रेजेंस में। तो यहाँ एडिशन कैसा होता है, दोनों हाइड्रोजन का सिन एडिशन होता है। तो आप वैसे तो वो ट्रिक लगा सकते हो, क्या बताया था आपको, जो है ना, देखो सिस एल्कीन पर सिन एडिशन करवाना है या सिस एडिशन करवाना है, तो क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा या मीसो बनेगा, चेक कर लो। वो बताया था ना CCT, है ना, या CCR TTM, कुछ ऐसा जो है वो बताया था, तो उसी के अकॉर्डिंग फॉलो कर लो। बाकी मैंने तुम्हें ये भी सजेस्ट किया था वहां पर कि आपको हमेशा कंसेप्ट ही अप्लाई करना है, क्योंकि भूल जाएंगे, जैसे कि मैं भूल गया हूं अभी। तो कंसेप्ट जो है वो आता है, कंसेप्ट पता है। कंसेप्ट ये है कि भैया सिस पर आपको जो सिन एडिशन करवाना है, तो सबसे पहले आप इसको बदलोगे किसमें, न्यूमेन में बदलोगे। और सिन एडिशन करवाते हैं तो क्योंकि दोनों वैलेंसीज एक ही तरफ खाली होनी चाहिए, तो न्यूमेन फॉर्म में भी कौन सा फॉर्म बनाओगे, न्यूमेन का भी एक्लिफ फॉर्म बनाओगे। तो यहां पर जो एक्लिफ फॉर्म हम बनाते हैं, ये H आया, और यहां पर जो है अपने पास क्या बना, CH3 बना। जैसे मान लो मैं इसको D2 कर देता हूं, वो ज्यादा ठीक रहेगा, D2, ठीक है। अब देखना, है ना, ये कंडीशन है। और यहां पर जो है वो अपने पास देखो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। ये दोनों के बीच में, फ्रंट साइड और बैक साइड के बीच में ये आ गया डबल बॉन्ड। अब हमें क्या करना है, इस पर सिन एडिशन करवाना है। तो सिन एडिशन के लिए, क्योंकि दोनों वैलेंसीज एक ही डायरेक्शन में खाली होनी चाहिए, तो सिन एडिशन जब होगा तो यहाँ आएगा क्या, CH3, यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा H, और यहाँ पर जो है क्या होगा, CH3। ये हमारे पास जो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ D, और यहाँ पर भी क्या आएगा, D। ये कंडीशन आएगी, है ना, दोनों वैलेंसीज एक ही डायरेक्शन में खाली है ना, और सिन एडिशन हो गया क्योंकि दोनों डी एक ही डायरेक्शन में जुड़े। अब देखो, अच्छा मैं एक चीज बता देता हूं कि ये अगर आपको कन्वर्ट करना नहीं आता, मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है। जिस रिएक्शन में मैंने Br2 का एडिशन करवाया, आप देखो ऑलमोस्ट जो है मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर होगा 7 या 8 के आसपास का लेक्चर होगा, वो आप जाके देखें। वहां पर मैंने ये बहुत ही अच्छे से जो आराम से, बहुत प्यार मोहब्बत से मैंने आपको सिखाया, आप जो जाके देखो। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जो है वो इसको इतना रोटेट करो कि एल्काइल ग्रुप के सामने आ जाए। तो मैं इसको 180 डिग्री जो है वो रोटेट कर रहा हूं, तो 180 डिग्री रोटेट कर दो। ये आएगा CH3, ये आएगा D, ये आएगा H, यहाँ आया CH3, ये आएगा H, और ये क्या आया D, ठीक है। अब क्या करूं, अब वापस से इसको जो है वो चेंज कर दो किसमें, ये लो जी, है ना। तो यहाँ आएगा क्या, CH3। फ्रंट साइड कार्बन को तो एज इट इज रखो, बैक साइड कार्बन में CH3 को एज इट इज रखो, और इसमें एक बार स्विच करवा दो, तो ये D और ये H, ये बना। अब देखो जरा कि क्या ये वाला कंपाउंड जो है ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। ध्यान से देखना, 2 कायरल कार्बन है और इसमें POS भी प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड कैसा है, ये मीजो है, तो बनेगा मीजो। तो मैंने तरीका बताया था CCM, कहने का मतलब ये है कि सिस एल्कीन पर सिस एडिशन करवाओगे तो क्या बनेगा, मीजो बनेगा। सिस पर सिस एडिशन करवाओगे तो मीजो बनेगा। ट्रांस पर सिस एडिशन करवाओगे तो क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। यही बताया था तरीका, है ना। मान लो यहीं पर ट्रांस अगर एल्कीन है, तो ट्रांस एल्कीन जब होगी, ये ट्रांस है, ठीक है,
और यहां पर हमें इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाना, मान लो D2 और ये लिखा हुआ है क्या, निकेल। सेम टू सेम प्रोसीजर, यही प्रोसीजर करवाएंगे। सबसे पहले जो है इसको हम किस में बदलेंगे, न्यूमेन में बदलेंगे। चलो मैं बदल देता हूं, है ना। आंसर जो है वो इसी से आएगा, क्या बनेगा इस बार, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। क्यों, क्योंकि दो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बनेंगे और दोनों एक दूसरे क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। यूं समझो कि ये तो है अपने पास CH3 और यहाँ पर क्या है H, यहाँ आएगा क्या CH3 क्योंकि ट्रांस है ना ये, और यहाँ आएगा H और ये दोनों पर डबल बॉन्ड। फिर जब आप सिन एडिशन करवाओगे तो ये CH3, ये H, यहाँ CH3, यहाँ H और ये D और ये D, ऐसी कंडीशन आएगी। अब इसको इतना रोटेट कर दो कि CH3 के सामने आ जाए। तो इसको मैं रोटेट करूंगा तो हमारे पास यहाँ आया CH3, यहाँ D है, यहाँ है H, यहाँ CH3 आएगा, यहाँ चला जाएगा कौन, D, और यहाँ आ जाएगा कौन, H। ये देखो जरा, यही कंडीशन आएगी। अब भैया आपको क्या करना है, सिंपल सा काम, इसको वापस से किस में बदल दो, फिशर में बदल दो। वापस से फिशर में बदलूंगा। फ्रंट साइड कार्बन को तो क्या रखो, एज इट इज रखो। तो फ्रंट साइड कार्बन को एज इट इज CH3 D और ये H। बैक साइड कार्बन में CH3 को एज इट इज रखो और इन दोनों को एक बार क्या करवा दो, स्विच करवा दो। तो यहाँ आएगा D, यहाँ H। ध्यान से देखो, इस बार ये कंपाउंड मीजो नहीं है और इस बार मीजो नहीं है तो दो फॉर्म बनेंगे, एक तो ये हो जाएगा और ये भी बन सकता है साथ में इसका मिरर इमेज DH, यहाँ H D और ये CH3 और ये CH3, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। एक D होगा दूसरा L होगा। मान लो ये D है ये L है। जैसे D और L जो है ना, ये हम हमेशा एक्सपेरिमेंट से ही बता सकते हैं। हम डायरेक्टली कभी भी जो है ऐसे देख के नहीं बता सकते कि कौन सा D कौन सा L होगा, हमेशा एक्सपेरिमेंट से ही D और L बता सकते हैं। तो यहाँ क्या बना, ये बना हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है ना। D और L 50-50% है ना। हमने इसको D माना है तो दूसरा वाला L, दूसरे वाले को D मान लो आप तो पहला वाला क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो ये है भैया कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन एल्कीन और एल्काइन में, बहुत ही सीधा सा काम है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखना। इसको मिटा रहा हूं। अब एक है भैया पार्शियल रिडक्शन और पार्शियल रिडक्शन ऑफ बेंजीन, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन, है ना। बेंजीन का भी देखेंगे, बेंजीन का भी होता है पार्शियल रिडक्शन, बिर्थ रिडक्शन करवाएंगे बेंजीन का भी। देखो हाँ जी, तो नेक्स्ट इज पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइन, ठीक है। एल्काइन का पार्शियल रिडक्शन हम करवाएंगे। देखो जरा कि पार्शियल रिडक्शन और कंप्लीट रिडक्शन क्या होते हैं। पहले तो आप इसी को समझो कि यार हमारे पास ये कोई एल्काइन है, C ट्रिपल बॉन्ड C, है ना, ये कोई एल्काइन है। अब आपने क्या किया, सबसे पहले जो है वो अपने पास अपने हाइड्रोजन और निकेल के साथ केवल एक ही इक्विवेलेंट था, ठीक है। तो आपने जो इसका रिडक्शन करवाया, जब रिडक्शन करवाया तो यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन जुड़ा, एक डबल बॉन्ड बच गया, ये दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा, ठीक। फिर अगर मान लो यही हाइड्रोजन यहाँ पर एक्सेस में है तो वापस से रिएक्शन होगी और जितने भी पाई बॉन्ड होंगे ना, यहाँ सारे के सारे पाई बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। और सारे पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए तो ये बनेगा, यहां से लेकर जो यहां तक की रिएक्शन है ना, दिस इज पार्शियल रिडक्शन। कहने का मतलब पार्शियल रिडक्शन का मीनिंग ये है कि रिएक्शन को आपको एल्कीन पर रोकना है ना। दिस इज एल्कीन। कि एल्काइन का जब हम रिडक्शन करवाएंगे, पार्शियल रिडक्शन या आप कंप्लीट रिडक्शन भी करवाओगे तो कंप्लीट रिडक्शन में पहले एल्कीन बनेगी, लेकिन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट रिएक्शन में एल्कीन पर नहीं रुकेगी, रिएक्शन आगे चली जाएगी, कहां पर, एल्कीन पर चली जाएगी। और अगर आपने रिएक्शन को एल्कीन पर ही रोक दिया, मान लो आपने कुछ ऐसा रिएजेंट मिलाया या कुछ ऐसी रिएक्शन हुई कि रिएक्शन कहां रुक गई, रिएक्शन यहीं एल्कीन पर ही स्टॉप हो गई, यहीं रुक गई, तो इसको क्या बोल देंगे, पार्शियल रिडक्शन। और यहां देखना जरा कि अगर एल्काइन है,
यहां से आप यहां पर देखो, है ना, तो ये है कंप्लीट रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन। तो दो केस है अपने पास, एक तो है भैया जी पार्शियल रिडक्शन, एक है अपने पास क्या, कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन का मतलब तो हो गया कि भैया रिएक्शन यहां से एल्काइन से उठ के कहां तक जाएगी, एल्केन तक चली जाएगी, कोई यहां पर जो मल्टीपल बॉन्ड नहीं बचेगा। और पार्शियल रिडक्शन का मतलब रिएक्शन कहां रुक गई, एल्कीन पर ही रुक गई। क्लियर है बात। अब देखना कि यार ये कैसे हो सकता है, ये हम कैसे करवाए कि रिएक्शन को हम एल्कीन पर ही कैसे रोके। तो एक चीज मैं बता देता हूं कि निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम ये जो होते हैं ना, ये कैटलिस्ट होते हैं तीनों के तीनों। और हाइड्रोजनेशन जब हम करवाते हैं इन तीनों में से किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, रिएक्टिविटी इन कैटलिस्ट की एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो आपको अगर रिएक्शन को बीच में रोकना है ना, तो आपको इनकी एक्टिविटी को, इनकी रिएक्टिविटी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और रिएक्टिविटी अगर आपने कम कर दी, कैसे भी करके रिएक्टिविटी, अगर कैटलिस्ट की एक्टिविटी को आपने कम कर दिया ना, तो भैया रिएक्शन एल्कीन पर ही रुक जाएगी। तो भैया देखो जरा कि ये एक्टिविटी कम करने के लिए, कैटलिस्ट की एक तरीके से जो स्ट्रेंथ को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कैटालिटिक पॉइजन ऐड करते हैं। तो आपको यहां पर कैटालिटिक पॉइजन ऐड करना पड़ेगा। इन्हीं पैलेडियम, निकिल, इन सब के साथ पॉइजन ऐड कर दो। देखो कैसे, कि भैया जी पार्शियल रिडक्शन बाय, सबसे पहला अपने पास H2PdBaSO4। ठीक है, आप ये काम में ले सकते हो कि हाइड्रोजनेशन है, H2 के साथ रिएक्शन करवानी है, पीडी की प्रेजेंस में रिएक्शन, पीडी क्या है, कैटलिस्ट है, पीडी की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है। और साथ में आपने क्या ले रखा है, BaSO4 ऐड कर दिया। या इसकी जगह आप ये भी काम में ले सकते हो, H2PdCaCO3। ठीक है, ये भी काम में ले सकते हो। या इसकी जगह जो आप Ni2b, H2Ni2b, H2Ni2b, ये भी आप काम में ले सकते हो। भैया जी ये जो होता है ना H2PdCaCO3, इसको हम बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। ठीक है, और ये जो होता है निकिल बोराइड, इसको हम बोलते हैं भैया P2 कैटलिस्ट। ठीक है, जो Ni2b होता है निकिल बोराइड, दिस इज नोन एज P2 कैटलिस्ट। तो इन सब की प्रेजेंस में आप जो रिएक्शन करवा सकते हो। और ध्यान देने वाली बात यह है कि भैया जी देखो जरा कि यह है एल्काइन। अब एरो पर क्या लिखा हुआ मिलेगा, इनमें से कुछ भी हो सकता है एरो पर आपको, जैसे H2PdBaSO4 ये लिखा हुआ मिल सकता है ना, इन जाइलिन। अच्छा, जाइलिन यहां पर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, जाइलिन लिखा हुआ मिल भी सकता है, नहीं भी लिखा हुआ मिल सकता है, रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने में इसका कोई योगदान नहीं होता है। या फिर जो है वो इसकी जगह ये भी लिखा हुआ मिल सकता है H2PdCaCO3, या यहां लिडलार कैटलिस्ट, ये भी इन जाइलिन। और ध्यान रखना कई बार जो ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है इन बॉइलिंग जाइलिन, है ना, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जाइलिन जो है उसको बॉइल करते हैं, बाद में काम में लेते हैं। या फिर जो यहां पर H2Ni2b, इनमें से कुछ भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, और मुझे बताओ कि जब हाइड्रोजनेशन हम करवाते हैं, ये क्या है, एक तरीके से कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ही तो है, उसी का तो एक फॉर्म है। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में जो अपने पास एडिशन होता है वो कैसा होता है, वो सिन एडिशन होता है कि एंटी एडिशन होता है, वो सिन एडिशन होता है। कहने का मतलब दोनों हाइड्रोजन जो एक ही डायरेक्शन में ऐड होते हैं। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि ये पार्शियल रिडक्शन है ना, एक ही पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। और भाई दोनों तरफ जो है वो हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे, और एक ही डायरेक्शन में क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ेगा, इसलिए यहां पर सिस एल्कीन बनेगी। भैया बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नीट में जो पूछा गया है, और भैया आगे आने के भी, आगे पूछने, दोबारा पूछने के भी पूरे चांसेस है, ध्यान रखना। तो यहां जब आप लिंडलार कैटलिस्ट लेते हो, या निकिल बोराइड P2 कैटलिस्ट लेते हो, या PdBaSO4 के साथ हाइड्रोजनेशन करवाते हो, तो कौन सी बनेगी, सिस बनेगी। सिस ही क्यों बनी, क्योंकि भैया यहां सिन एडिशन होता है, इसलिए सिस। ट्रांस बनाने के लिए अभी हम बिट्स रिडक्शन काम में लेंगे, ट्रांस बनाने के लिए। और यहां पर सबसे बड़ी बात कि भाई BaSO4 एंड CaCO3, ठीक है, आर कैटालिटिक पॉइजन, catalytic poisons which is used to reduce the activity
ऑफ पीडी। ठीक है, तो भैया ये क्या होते हैं ना कि पीडी की एक्टिविटी को कम करने के लिए जो है वो काम में, मतलब एक तरीके से एक्टिविटी को कम करते हैं। आपने कैटालिटिक पॉइजन ऐड किया तो पीडी की एक्टिविटी को क्या करेंगे, कम करेंगे। ये हमारे पास जो है वो एक तरीके से कंडीशन है। दिस इज ऑल अबाउट रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन। अब इसी में जो है वो एक और रिएक्शन है, बिर्थ रिडक्शन। बिर्थ रिडक्शन में ट्रांस बनता है, वो भी हम पढ़ेंगे, वो भी बहुत जरूरी है भैया। ये दोनों के दोनों जो है ना, एक में सिस एक में ट्रांस, कंपैरेटिवली पूछे जाते हैं। और जो नीट में क्वेश्चन आया वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा कि उसमें भी जो है दोनों एक साथ पूछे गए थे कि कौन सा वाला क्या रिएजेंट है। ठीक है, देखो हाँ, तो देखना कि जो नेक्स्ट है ना अपने पास, ये है भैया बिर्च रिडक्शन। देखो कि ये जो बिर्च रिडक्शन है क्या होता है, बहुत ही आसान सा काम है भैया, बहुत सिंपल सा काम। कि करना क्या है आपको कि ये हमारे पास एल्काइन है, ठीक है, ये एल्काइन है ना, और यहां एरो पर आपको लिखा मिलेगा सोडियम या लिथियम। ठीक है, सोडियम लिथियम, और साथ में जो है वो लिक्विड अमोनिया। ठीक है, और इथेनॉल, इथेनॉल यहां सॉल्वेंट होता है। ठीक है, और हो सकता है मे बी पॉसिबिलिटी है कि आपको इथेनॉल नहीं भी लिख के दे, क्योंकि रिएक्शन में इसका कोई काम होता नहीं है, सॉल्वेंट है। क्योंकि ऑर्गेनिक की हर रिएक्शन में आपको कोई ना कोई सॉल्वेंट तो काम में लेना ही पड़ता है। तो जब रिएक्शन होगी तो फाइनली यहां पर बनेगा भैया जी ट्रांस टू एल्कीन, ट्रांस। ठीक है, या ट्रांस एल्कीन बनेगी, है ना। एक चीज और ध्यान में रखना, यहां पर जो है ना हम कोई टर्मिनल एल्काइन काम में नहीं ले सकते, यहां कोई टर्मिनल एल्काइन काम में नहीं आएगा, क्योंकि टर्मिनल एल्काइन के केस में जो है ना एसिड बेस, चलो मैं ये टर्मिनल एल्काइन वाला कंसेप्ट जो है अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको। पहले यार ये रिएक्शन कैसे चलती है इसको हमें समझना पड़ेगा कि ये रिएक्शन चली कैसे वास्तव में। तो ऐसा है कि भैया हमने लिक्विड अमोनिया ले रखा है, सोडियम या लिथियम जो है वो अपने पास है। हमें पता है मेटल जो होते हैं ना, इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाने की, कैटायन बनाने की। तो जो भी आपने फर्स्ट ए के मेटल ले रखे हैं, क्योंकि एस ब्लॉक के जो भी मेटल होते हैं इनमें हाईली मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है। तो सोडियम ने जो है मान लो इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na+ बना, और ये इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास क्या है, एल्कीन है। और वही बात, इलेक्ट्रॉन को देखकर जो एल्कीन के मन में लड्डू फूटा। ठीक है, और लड्डू फूटा तो भाई इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है ना, हो गया ये एल्कीन नहीं ये एल्काइन है ना। तो गलती से जो एल्कीन लिख दिया, यहाँ एल्काइन है। एल्काइन का हमें बिर्च रिडक्शन करवाना है। तो देखना सबसे पहले जो इसकी प्रेजेंस में जो इसका क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। तो दोनों पर जो एक एक इलेक्ट्रॉन। अब भैया देखना कि ये जो कंपाउंड है ना, ये क्या करेगा कि रिपल्शन से बचने के लिए जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, ओड इलेक्ट्रॉन, ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर लेगा, इस तरीके से अरेंज कर लेगा। ये एक ऑर्बिटल है, ये इसका दूसरा ऑर्बिटल है। ऐसा क्यों हुआ, ताकि रिपल्शन जो है वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। रिपल्शन कम से कम होगा तभी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो रिपल्शन कम से कम हो जाए, इसलिए ऐसा हुआ, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो गए। और यहां पर जो वैलेंसी खाली है, मान लो इसको मैं ऐसा बोल देता हूं, यहां आर लगाया, यहां पर भी आर लगाया, तो ये आर हो जाएगा, है ना। ये इस तरीके से हमारे पास कोई एल्काइन है, इसको भी हम आर कर देते हैं कि ट्रांस क्यों बना। ठीक, अब देखना नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि हमारे पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो ये क्या करेगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके यहां एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज है यानी कि ये स्ट्रॉन्ग बेस, कार्बन पर जब चार्ज होता है तो ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बेस की तरह काम करता है। ये वाला हाइड्रोजन कैसा है, एक्टिव हाइड्रोजन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एक्टिव। तो ये वाला जो इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, यहां से NH2- क्या हो गया, बाहर हो गया। ये लो जी, NH2- बाहर हुआ, तो हमें मिला RC, ये एक और इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड, यहां आया क्या H, और ये आया R। ठीक, और सेम टू सेम ये की ये रिएक्शन वापस से क्या होगी, एक बार और रिपीट होगी। एक और सोडियम का मॉलिक्यूल, सोडियम का एटम आया, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया Na+, और ये साथ में इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो RC यहां चार्ज आ जाएगा कैसा, नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये H और ये R, ये कंडीशन आएगी। और नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि भाई यहाँ पर ये है NH3 NH2H, तो इसने जो इस पर अटैक किया, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, NH2- बाहर।
ठीक, तो बना हमारे पास क्या R, यहाँ आ जाएगा क्या H, डबल बॉन्ड C H और ये R, ये बनी क्या ट्रांस एल्कीन। इस तरीके से ये रिएक्शन चलती है। तो ट्रांस क्यों बनती है यहां पर? ट्रांस इसलिए बनती है क्योंकि भैया इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, जिससे क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से बचने के लिए एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे, इसलिए यहां पर कौन सी बनती है? ट्रांस वाली बनती है ना। तो ये है भैया। अब देखना कि नीट में जो क्वेश्चन था वो क्या था, वो भी हम देख लेते हैं। फिर भाई देखो छोटा सा टॉपिक है जो बाकी है इसी चैप्टर में, लेकिन आज कंटिन्यू करेंगे तो क्लास थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, तो नेक्स्ट क्लास में ही हम उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, अगली क्लास में कवर कर लेंगे। अगली क्लास थोड़ी छोटी हो जाएगी, है ना। जैसे एक तो बेंजीन का ब्रिज रिडक्शन है कि बेंजीन पर आपने कोई अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, प्लस एम माइनस एम वाला कोई ग्रुप जोड़ दिया, तो ब्रिज रिडक्शन कैसे होगा, ये सारी कंडीशन। एसिटिलीन की कुछ एक रिएक्शन जो है वो हमें पढ़नी है, एक 1,4-ब्यूटाडाइईन पढ़ना है, टर्मिनल एल्काइन के बारे में, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन था वो यही था, है ना। जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH3। एक तो यार यहाँ पर एरो पर ये लिखा है कि हाइड्रोजन साथ में है यहाँ पर PD और ये है BaSO4, ठीक। और यहाँ पर जो है वो एरो पर लिखा है सोडियम लिक्विड NH3, ये लिखा है, ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ तो क्या बनेगा, सिस वाली एल्कीन बनेगी। बहुत ही आसान सा काम है। सिस क्यों बना? क्योंकि भैया हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन में सिन एडिशन होता है और यहाँ पर ब्रिज रिडक्शन है, तो यहाँ कौन सी बनेगी? ट्रांस वाली बनेगी। एग्जाम में जो है वो ये पूछा था कि इसको A करके दे दिया, इसको B करके दे दिया, है ना, और पूछ लिया A क्या होगा B क्या होगा। या अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा भी आ सकता है कि इसको A दे दे कि A की प्रेजेंस में सिस बन रहा है और B की प्रेजेंस में ट्रांस बन रहा है, तो A और B क्या होगा। अगर मान लो यही केवल इतना लिखा है, हाइड्रोजन और PD केवल इतना लिखा है, इसका मतलब ये अब जो है वो कंप्लीट रिडक्शन है, इसका पार्शियल रिडक्शन नहीं है, ये कंप्लीट रिडक्शन है। रिएक्शन एल्कीन पर नहीं रुकेगी, इस केस में जो है वो सारे पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे और यहां पर क्या बनेगा आपको, यहां पर आपको मिलेगा भैया जी N ब्यूटेन CH2 और ये CH3 N ब्यूटेन मिलेगा। ये हमारे पास जो है वो एक तरीके से कंडीशन है। तो ये है भैया, आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको पूरा एकदम कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी रिएक्शन छूटनी नहीं चाहिए कि अभी मैं जल्दबाजी करूं, एक दो रिएक्शन जो है छुड़वा दूं और फिर वही एग्जाम में आ जाए मान लो, तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। और भैया वीडियो को खूब शेयर करो, अपना चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और इसके लिए आप सबको बहुत 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 थैंक यू, ठीक है। और शेयर करो क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी और ज्यादा बच्चों तक पहुंच बनानी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा एक ही मोटिव है भैया, केमिस्ट्री की वजह से किसी भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, मेरा तो यही टारगेट है, ठीक है। तो मिलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।